कभी भी सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता, तो परिचय बताने की या चीज़ें उन पर बात करने की मुझे नहीं लगता कि कोई आगे फॉर्मेलिटी मुझे करनी चाहिए। मैं सीधे जो हमारा विज़न है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है और जो हमारी इस कॉन्क्लेव का मकसद है, हम उस पर सीधे आते हैं। और मेरा पहला सवाल ही यही है कि मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल पूरा कर रही है, दूसरे टर्म में आप उनके साथ दूसरी बार हैं इन 3 कार्यकाल में। तो सबसे बड़ी चीज जो आपको लगती है कि ये जो 2029 तक या जो 3 कार्यकाल हैं, ये किस तरह विकसित भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इनमें क्या करेक्शन मोड की जरूरत है, या आपके हिसाब से इनको सही दिशा अभी मिल रही है? देखिए, आपका प्रश्न शैलेंद्र जी बड़ा व्यापक प्रश्न है और समय सीमा में इसका उत्तर देना अपने आप में चुनौती है। पर जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चुनौती को हमें अवसर मानना चाहिए, तो उसी पृष्ठभूमि का आदर करते हुए मैं पूर्ण कोशिश करूंगा आपके बड़े प्रश्न का छोटा जवाब देने के लिए। किसी भी देश के इतिहास में या किसी भी देश के सफर में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक विजन, दूसरा नेतृत्व, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्रियान्वयन क्षमता। और मैं मानता हूं कि भारत का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में हमारे पास एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनमें ये तीनों क्षमताएं, और यही आपने 3 कार्यकालों में अलग अलग श्रेणी में देखा है। मोदी 1.0 में जो देश की परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियों से देश को उभारना था, और जो देश पिछले कई दशकों से जकड़ा गया था, अवसरों के लिए प्यासा था, नया नेतृत्व के लिए प्यासा था, उसको एक नया डायरेक्शन देने का कार्य, जो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अब आप अनुमान लगाओ शैलेंद्र जी, जनधन योजना की शुरुआत की। क्या आप और हम ये समझ सकते हैं कि 2014 के देश में 55 करोड़ लोगों के पास अपना बैंक का खाता नहीं था? पिछले 12 वर्ष के सफर में 56 करोड़ बैंक के खाते खुले गए हैं, और ये आप और हम समझते हैं बड़ी मामूली चीज है, पर वो एक बैंक का खाता खुलना आपका एम्पावरमेंट का रास्ता है, आपकी प्रगति और विकास का रास्ता है। वैसे ही जीएसटी का रिफॉर्म, पूरे विश्व में जीएसटी की रिफॉर्म आ चुकी थी, लेकिन भारत जकड़ा गया था। 1 नेशन 1 टैक्स। स्ट्रक्चरल रूप से जो कठिनाइयां औद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लोग फेस कर रहे थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी को लागू करना, और उसी के साथ कई जनता के साथ जुड़ी हुई विकास की योजनाएं, चाहे स्वच्छ भारत हो, हम लोग सोच सकते हैं बड़ी मामूली चीज है, लेकिन 12 करोड़ शौचालय इस देश में स्थापित करना सपने से भी आगे, कई देशों की आबादी। आयुष्मान भारत योजना, 65 वर्ष इस देश में हेल्थ कवरेज नहीं था, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ कवरेज 5 लाख की अवधि तक। आज 60 करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं, 60 करोड़। और ये मामूली चीज नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में जो ये आयुष्मान की कार्ड होगी, इसके आधार पर अगर प्रतिभा जी, कहां से आती हैं आप? मेरे महाराष्ट्र, माझ्या महाराष्ट्राचा फार चांगला। चला, अगर प्रतिभा जी महाराष्ट्र से, मेरे ही अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्य में अपना धर्म मानता हूं, प्रवास पे जाती हैं और भगवान न करे बीमार हो जाए,
पूरे देश के अंदर 20,000 अस्पताल जहां एक कार्ड के आधार पर प्रतिभा जी को स्वास्थ्य का लाभ मिल पाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो अपेक्षा नहीं थी कि कोई सरकार कर पाएगी, लेकिन मोदी जी की सरकार ने की। सेकेंड राउंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बाद में गवर्नेंस बेस्ड, जहां गवर्नेंस को हमने अपना धर्म माना, सभी को इसका लाभ मिले और नई विचारधारा को उत्पन्न हमने करवाया उस इंजन को तीव्र गति देने के लिए। उदाहरण के तौर पर पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो शिक्षा नीति 65 वर्षों से नहीं बढ़ी, उसमें परिवर्तन नहीं आया था, उसमें परिवर्तन लाया गया। और थर्ड मोदी 3.0 दो मुद्दों पर आधारित है। तीसरी सरकार मतलब 3 गुना ज्यादा परिश्रम, 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा रिजल्ट। आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। पर क्या हम यहां रुकेंगे? क्या हम यहां स्थिर हो पाएंगे? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य बनाया है विकसित भारत 2047, मतलब 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भारत को बनना है। और अगर वो हमारा लक्ष्य है तो नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सोचना होगा। मैं इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहा हूं, मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे देश में फैब्स स्थापित होंगे। आज 7 सेमीकंडक्टर के फैब स्थापित हो गए हमारे देश में। 70,000 ऐसे बच्चों को स्टार्टिंग टू चिप्स की प्रशिक्षण दी गई है 400 यूनिवर्सिटीज में। एआई मिशन 20,000 करोड़, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी मिशन। मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूं देश का। 256 गीगावाट हमारी पावर की क्षमता थी 2012 में, उसमें रिन्यूएबल्स केवल 10%, 26 गिग्स। आज देश की क्षमता 550 गिग्स, उसमें रिन्यूएबल्स 50%, 265 गिग, जिसमें से सोलर 60 गिग। ये ऐतिहासिक फेरबदल हमारी सोच विचारधारा में, और उसी के साथ मोदी 3.0 में एक नई सोच विचारधारा, 100% सैचुरेशन, हर स्कीम का 100% सैचुरेशन, मतलब आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ आपको देना ही होगा। यूपीआई हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। आज जब हम लोग आंकड़े देखते हैं हम कहते हैं हां, पर ये विश्व में पहले स्तर के आंकड़े हैं। $3.5 ट्रिलियन एक्सचेंज हुआ जाता है यूपीआई के आधार पर। यह कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया का पूरा यूपीआई का स्टैक, आज आप फ्रांस के आईफल टावर में जाओगे और उस पर राइड लेना चाहते हो, तो जब आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट सिस्टम के लिए आप बिलेट, जो वहां कहते हैं टिकट, लेने जाओगे, तो भारत के यूपीआई स्टैक पे ही आईफल टावर पे आप टिकट ले पाते हो। यह भारत की क्षमता आज बन चुकी है। और मुझे विश्वास है, अब मैं नौजवान नहीं रहा, पर मैं अपना आयु नहीं बताने वाला प्रतिभा जी को और शैलेंद्र जी को, पर मुझे विश्वास है कि हमारे जीवन काल में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, और यही मोदी जी की और 140 करोड़ हम सब देशवासियों का लक्ष्य है और संकल्प है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये जो लक्ष्य है, संकल्प है। जब विकसित भारत पे ही मैं आगे बढ़ता हूं, आपने जो बात कही उसको एक होलिस्टिक वे में हमने समझा। जो विकसित भारत 2047 का जो सपना है, और सपने हमेशा एम्बिशियस होते हैं बहुत, तो हमारा जो एम्बिशियस सपना है ये कैसे नॉर्थ इंडियन, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूं तो मैं नॉर्थ इंडियन का पूछूंगा, और आपका पूरा एक मंत्रालय है जो नॉर्थ ईस्ट को पूरा कवर कर रहा है, देख रहा है, तो हम दोनों की लाइफस्टाइल को, हम दोनों के लिविंग थिंग्स को और हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे एनहेंस करेगा, हमें कैसे एक एज ए इंडिविजुअल फायदा करेगा। देखिए, आज भारत विश्व को लीड कर रहा है।
मैं 9 साल अमेरिका में रहा हूं। मेरी अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई हार्वर्ड में हुई है, एमबीए मैंने स्टैनफोर्ड से किया है। और आज जब अमेरिका के प्रवास में मैं जाता हूं और वहां की अधोसंरचना को देखता हूं और भारत की अधोसंरचना को देखता हूं, तो आज हम अमेरिका से भी आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोगों का हाईवे सिस्टम, आप दिल्ली से देहरादून की हाईवे की बात करो, आप दिल्ली से मुंबई की हाईवे बात करो, वो दिन दूर नहीं जहां 2-3 साल में बुलेट ट्रेन देश में चलेगा। हमारे वंदे भारत की ट्रेन, हमारे वाटरवेज, हमारे एयरपोर्ट्स, आज भारत के आप एयरपोर्ट्स पे जाओ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 4 साल नागर विमानन मंत्रालय का दायित्व प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौंपा, और वही सोच और विचारधारा के साथ कि विकास भी और विरासत भी। एक एक एयरपोर्ट में आप देखोगे भारत की संस्कार, भारत की पद्धति, भारत की इतिहास की झलक आपको दिखेगी, लेकिन आधुनिकता भी दिखेगी। हमारे सिस्टम्स, आज जो 2047 का हम लोगों का टारगेट है, केवल जीडीपी नहीं पर भूटान की तरह जीएनएच भी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम लोग परिवर्तन लाने वाले हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ जॉब्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी ने नहीं सोचा था, प्रधानमंत्री जी ने सोचा। लाइफ की योजना बनाई है प्रधानमंत्री जी ने, जहां एनवायरनमेंट भी हो, जीवन की पद्धति भी हो। और आज भारत उत्सुकता से आगे बढ़ रहा है। हर एक भारतीय नागरिक आज ये सोचता है कि अब कोई सपना नहीं रहा, उसको मैं साकार कर पाऊंगा अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत के साथ, और उसमें भारत सरकार आपका भागीदार रहेगा। और यही विकसित भारत 2047 का सपना हम लोग सब मिलकर साकार कर पाएंगे। महाराज, आपण महाराष्ट्राशी आपलं खूप जुनं नातं आहे, त्यामुळे मराठीमध्ये थोडं व्हायला पाहिजे, राईट? तर महाराजांना मराठीमध्ये प्रश्न विचारणार आहे मी की ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी आहे आपली, आणि भारताने एक डिजिटल पेमेंटचं असं मॉडेल दिलं, म्हणजे एक जमाना असा होता की असं म्हणायचे पोस्टाच्या द्वारे जर बारशाला बोलावलं तर माणसाला लग्नाच्या वेळी पत्र पोहोचेल, पण सगळं नेटवर्क बदलून टाकलंय। आणि आयपीपीबीचं जे एक मॉडेल आपण चांगलं दिलेलं आहे, इंडियन पोस्ट पेमेंट्सचं एक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलेलं आहे, ते सगळं कसं एकंदर कनेक्ट करते, किती वेगाने आपण वाढतो आहोत, आणि सायबर सिक्युरिटी हा पण त्याच्यात मुद्दा आहे एक महत्त्वाचा, कारण जसं टेक्नॉलॉजी वाढते तसं सायबर सिक्युरिटीचा पण एक प्रश्न येतो। आपण जो फार महत्त्वाचा प्रश्न झाला प्रतिभाजी, आणि आमच्या देशामध्ये माझी विचारधारा आहेत, संपूर्ण लॉजिस्टिकल नेटवर्कमध्ये आमच्या पोस्टल सिस्टमचा स्थिती आज देशाचा नाही, संपूर्ण विश्वामध्ये पहिला टक्का नंबरमध्ये आता आमचा पोस्टल सिस्टम आता आला आहे। आमची ब्रेथ, आमची डेप्थ, 1,65,000 आमचे डाकखाने आहेत, आणि देशामध्ये आज विश्वमध्ये आता मेलची अवधी कम झाली, पण पार्सलची अवधी मध्ये फार वृद्धी होणार, आणि तेच विचारधाराला घेऊन एक लॉजिस्टिकल नेटवर्कची ऑपरेशन आता पोस्टल सिस्टम मध्ये आम्ही करतो। पिछले 10, 15, 20, 30 वर्षामध्ये पोस्ट विभागची आय मध्ये वृद्धी 100 करोड 200 करोड असं होतं। हे पिछला वर्षामध्ये 2025-26च्या वर्षामध्ये आमची आय 13,000 करोडची होती, 16% वृद्धी करून आता आमची आय आता 16,000 करोडची झाली आता पोस्टल डिपार्टमेंटचा। आमचे 6 वर्टिकल आहेत आणि 6 इंजन आमची फायरिंग स्थितीमध्ये आता झाली, आणि मी पोस्टल डिपार्टमेंटचा आणि टेलिकॉम डिपार्टमेंट BSNLचा
मी मंत्री आहेत, पण मी हर क्वार्टरचा रिव्ह्यू मी घेतो. आमचे 32 आमचे सीपीएमजी आहे, 23 आमचे चीफ जनरल मॅनेजर आहेत बीएसएनएल मध्ये. त्यांच्या टार्गेट ते ठेवतात आणि त्याचा रिव्ह्यू मी हर तिमाहामध्ये घेतो. आणि काय त्यांची कठीणाई, त्याच्या गती अवरोधकला उखाडून त्यांच्या रास्ताला सरळ करायचं कार्य हे माझ्या आहे. आणि दोघी बीएसएनएल मध्ये आमची ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 वर्ष पूर्व 2500 करोड होता. पिछला वर्षामध्ये आमचा 5100 करोड झाला, मतलब 100% वृद्धी झाली. आणि पिछला वर्षामध्ये 2026 मध्ये 7500 करोडची आमची इबिडा झाली. तर दोघी इंजिन्सला आम्ही फायर करतो. आणि ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीचा आपणचा संदर्भ झाला, हे 8 राज्य प्रधानमंत्रीच्या शब्दमध्ये आमची अष्टलक्ष्मी, हे अष्टलक्ष्मी भारतचे ग्रोथ इंजिन होणार. आपण लिहून द्या. आज विश्वमध्ये 1.5% वृद्धी होती जीडीपीची. देशामध्ये 7.5% ची वृद्धी होती जीडीपीची. 10 वर्षाचा ॲव्हरेज तुम्ही घ्या, देशामध्ये 6.5% ची वृद्धी आहेत. 8 उत्तर पूर्वीच्या राज्याचा जीडीपीची वृद्धीचा आकलन तुम्ही करा. 1.5% नाही, 10 वर्षाचा ॲव्हरेजचा. 6.5%चा नाही, 11 आणि 13%चा ॲव्हरेज आहे. 10 इयर ॲव्हरेज डेकेटल जीडीपी ग्रोथ रेट. आणि हे संभव झाला पंतप्रधानची सोच आणि विचारधारा. 10% जीबीएस ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट एक मंत्रालयाचा कमिटमेंट आहेत. हे वाजपेयी साहेबच्या जमान्याचा निर्णय होता उत्तर पूर्वीमध्ये निवेश करायचा. 10 वर्षामध्ये 7.5 लाख करोडचा निवेश झाला आहे उत्तर पूर्वीमध्ये. तुमचे राष्ट्र राजमार्गचा 10,000 किलोमीटरचा पाईपलाईन होता, आता 16,000 किलोमीटर झाला. आता अनुमान तुम्ही ठेवा, 10,000 किलोमीटर 65 वर्षामध्ये आणि 6,000 किलोमीटर 12 वर्षामध्ये. प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनामध्ये 90,000 किलोमीटरची सडक. माझ्या मंत्रालयाचे टावर्स 4,500 करोडचा निवेश. एक गावमध्ये टावर लगायचं आमचं लक्ष आहे 100% सॅच्युरेशन मध्ये. एअरपोर्ट्स 9 एअरपोर्ट्स होता 65 वर्षामध्ये, आज 17 एअरपोर्ट झाले उत्तर पूर्वी राज्यामध्ये. म्हणजे अशी प्रगती झाली ते उत्तर पूर्वी क्षेत्रामध्ये, तुम्ही कल्पना करू शकतो नाही. आणि आमची सोच आणि विचारधारा आहेत, पंतप्रधानची सोच आणि विचारधारा आहेत की ते उत्तर पूर्वी क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय गेटवे होईल भारतचा. साऊथ ईस्ट एशिया जवळ 4th लार्जेस्ट इकॉनॉमी आहेत साऊथ ईस्ट एशिया. आणि त्याच्या संदर्भामध्ये त्यांच्याजवळ औद्योगिक रिश्ता, आर्थिक रिश्ता करून भारतची ग्रोथ इंजिन आमची नॉर्थ ईस्टची अष्टलक्ष्मी होईल. क्या बात है, बहुत सही बात आपने कही कि जिस तरह से अष्टलक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट से प्रतिभाजीचा एक प्रश्न मध्ये 3 प्रश्न झाला. चला, हाँ ये मेरे आगे के सवाल थे. मैं मराठी माणूस हाँ, वेळेचा आपण इजाफा हक आहे. करून. हाँ. मैं बीएसएनएल पर आने वाला था, लेकिन आपने उसका जवाब दिया. मैं थोड़ा सा मंत्रालय से बाहर निकल के आज की जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और उन सारी चीजों पे थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूं कि राजनीति में एक सबसे बड़ा जो दिक्कत हुई है कि नरेटिव बिल्डिंग, उस तरह के आप सोशल मीडिया का यूज पहले ये होता था कि हम अपनी बात कहने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे. आज कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है कि कम्युनिकेशन की बजाय सोशल मीडिया लोगों को बांट रहा है कि सोशल, एंटी सोशल और तरह तरह की बातें उनके लिए हो रही हैं? देखिए, हर एक मीडियम के एडवांटेजेस होते हैं और हर एक मीडियम के डिसएडवांटेज होते हैं. हर एक सिस्टम में सकारात्मक शक्तियां होती हैं, हर एक सिस्टम में नकारात्मक शक्तियां होती हैं. हमारे देश में जिसका प्रतिनिधित्व और नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है. जो लोग इस देश को जकड़ के, पकड़ के खींचना चाहते हैं, उनको अलग छोड़ के हमारा इंजन आगे चलना ही चाहिए. और वो सोच के साथ अगर हम बढ़ेंगे
तो आज कोई शक्ति विश्व में इस देश को नहीं पीछे रख सकती है। आज ये देश आत्मविश्वास का देश बन गया है। आज ये देश विश्व के लोगों के साथ आंख में आंख मिलाकर चर्चा करने वाला देश बन गया है। आज ये देश अपना सिर ऊपर उठाकर चलने वाला देश बन चुका है। आज भारत का नागरिक विश्व के किसी सड़क पे चले, अगर मैं कहूं कि मैं भारतीय हूं, तो आसपास के लोग सम्मान की दृष्टिकोण से हमें देखते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के एक एक नागरिक ने अपना योगदान दिया है इस विकसित भारत 2047 की यात्रा में, जिस यात्रा का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री विश्व में कहीं जाते हैं तो पूरे विश्व के नेता खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। 4447 दिन का नेतृत्व एक व्यक्ति ने रात और दिन और दिन और रात करके किया है। एक दिन का छुट्टी नहीं लेते, मैंने स्वयं देखा है। आप और हम विश्व की यात्रा करके आते हैं तो प्रतिभा जी हो, शैलेंद्र जी हो, मैं कहूं अरे जेट लैग हो गया है, जेट लैग हो गया। 3 बजे रात को लैंड करेंगे तो 6 बजे सुबह ऑफिस में पहुंच जाएंगे। और ये है वो क्षमता। व्हेन वी से द लीडर मस्ट वॉक द टॉक, व्हेन द लीडर वॉक्स द टॉक, द कंट्री फॉलोज दैट वॉक, फॉलोज दैट टॉक एंड लीड्स द कंट्री फॉरवर्ड। महाराज, ये पूछना ये है आपसे कि ये पूरा तेजी से जो भारत बढ़ रहा है, इसके साथ में टेक्नोलॉजी भी नई नई आ रही है, चाहे एआई हो, रोबोटिक्स हो, सब कुछ आ रहा है। तो इसमें युवाओं को तैयार होने के लिए हमको किस तरह से गियर अप होना पड़ेगा और उसकी तैयारी हमारी क्या है? देखिए, भारत में ये क्षमता है और खास करके हमारे युवाओं में। और हमारा देश एक युवा देश है। 70% भारत की आबादी 35 वर्ष की आयु से कम है। मतलब क्या? 1.4 बिलियन, वी टॉकिंग अबाउट 1 बिलियन पीपल, 3 times the population of the United States of America is our youth bulge, our demographic dividend, twice the population of United Europe. And so दुनिया में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का नेतृत्व और उस परिवर्तन में योगदान अगर कोई देगा तो मेरा भारत का युवा ही देगा। और पुरानी कहावत है हिंदी में कि जो हवा की लहर या झोंका की पहचान करे, उसी की पतंग और ऊंची चलती है। और यही भारत की क्षमता है। एआई आया है, परिवर्तन लाएगा, लेकिन परिवर्तन के साथ अवसरों का भंडार भी लेके आएगा। और हमने बहुत बार पहले भी देखा है, यही प्रश्न, यही संदिग्ध, यही डाउट्स Y2K में उठे थे। ईयर 2000 विल ब्रिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ चेंजेस। सब पूरा कंप्यूटराइजेशन सिस्टम का रीबूटिंग होगा, बिकॉज हमने केवल 19 से शुरू किया था, अब 20 से शुरू करना है। नौकरियां जाएंगी, ये होगा, वो होगा। क्या हुआ? विश्व फला और फूला, भारत फला और फूला, और उस क्रांति में भारत की आईटी कंपनी ने नेतृत्व किया। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप चिंता मत करो, एआई में भी भारत ही नेतृत्व करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। फ्रॉग और लिपिंग मैकिन्जी की स्टडी ने भी कहा है कि 2030 से तक 2 से 5 करोड़ नए जॉब्स का सर्जन होगा। अब आप अनुमान लगाओ, कोडिंग में कितने नौजवान आज लगे हुए हैं। तो आप चिंता मत करो। मेरे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ने एक लाइन हमें बताया था, 2 लाइन। एक क्लास हमें पढ़ाया था, इंटेल के फाउंडर थे, अब वो नहीं रहे, उनका नाम था एंडी ग्रोव। तो हमारे लास्ट क्लास में, उनका क्लास 9 बजे होता था, अगर आप 9:01 पे पहुंचे, दरवाजा बंद, और इसलिए आपके कार्यक्रम में मैं 5 मिनट पहले पहुंचा हूं, वहीं से मेरी आदत लग गई है। और हाँ, ये भी डिस्क्लेमर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सब पीएसओज और सब सिक्योरिटी वाले थे, ये हमारे लिए नहीं थे। हाँ भैया, हाँ नहीं, ये तो
तो उन्होंने अपने लास्ट क्लास में कहा आज मैं तुमको कुछ नहीं पढ़ाना चाहता हूं, मैंने 2 वाक्य लिखे हैं बोर्ड पे, अपने जीवन में सदैव इन वाक्यों को अपनाना तुम्हारी तरक्की होगी, और कह के वो निकल गए। और वहां स्टैनफोर्ड में हमारे व्हाइट बोर्ड्स होते थे जो आज बिजनेस स्कूल में भी होते हैं, एक के ऊपर एक आता है, तो हम में से 1-2 गए और हमने उस बोर्ड को उठाया, तो वहां 2 वाक्य लिखे थे। नंबर 1, change is the only constant in the world. AI is change. Green hydrogen is change. Drone technology is change. Second line, quote unquote, 4 words, only the paranoid survive. I'm always paranoid in my life. क्या आपने किया जो नहीं करना चाहिए था? क्या आप नया कर सकते हो जिसके बारे में आपने विचार नहीं किया? ये 2 वाक्य हम अपनाएंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और अंत में थोड़ा आध्यात्मिक हूं मैं, कर्म करेंगे, तो जीत आपकी होगी। सिर्फ एक लाइन ही कहना चाहूंगी इनके जवाब के बाद कि पिछले 12 साल में जो भारत में हुआ है वो हम फ्रॉग लीपिंग से पोल वोल्टिंग में पहुंचे हैं। जी, रैपिड फायर राउंड, बहुत चूंकि समय की कमी है तो इसलिए मैं बस फटाफट कर रहा हूं। एक शब्द में नरेंद्र मोदी, एक शब्द में नरेंद्र मोदी। संकल्प। सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत आपकी? सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत आपकी? मैं राजनीतिक नहीं हूं। कमजोरी? कमजोरी तो बहुत सारी हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति अपनी कमजोरी को न पहचाने तो व्यक्ति परिवर्तन कैसे लाए। कोई एक जो बदलना चाहें? बहुत सारे हैं, पर अगर एक हो तो थोड़ा परिवार के लिए थोड़ा ज्यादा समय निकालना चाहता हूं। बिल्कुल। व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत प्रभावित किया? मेरे पिताजी। किताब या मेरे क्रिकेट? पिताजी और मेरी आजी अम्मा दोनों। जी। किताब या क्रिकेट? किताब। संसद या जनसभा? संसद या जनसभा, कहां बोलना पसंद करेंगे? जनसभा। सोशल मीडिया या जमीनी राजनीति? सोशल मीडिया या जमीनी राजनीति? जमीनी राजनीति। सुबह की शुरुआत? सॉरी, मैं परिवर्तन करूंगा, जमीनी जनसेवा। मैं राजनीति में नहीं हूं। सुबह की शुरुआत अखबार या मोबाइल? पूजा। एक ऐसी आदत बता चुके हैं आप, राजनीति में दोस्त ज्यादा हैं या प्रतिद्वंदी? दोस्त भी हैं, प्रतिद्वंदी भी हैं। एक फैसला जिस पर सबसे ज्यादा प्राउड है आपको? जिंदगी में सदैव मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सिखाया है, सदैव सच्चाई के रास्ते पे चलो। अगर राजनीति में नहीं होते तो कहां होते? जनसेवा। और इसमें मैं आपको बताऊं शैलेंद्र जी, ये हम लोग राजनीति 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 इस देश में बहुत करते हैं। सिंधिया परिवार की एक आधारशिला है। और मेरे पिताजी सदैव हमको कहते थे कि हमारा लक्ष्य जनसेवा होनी चाहिए, राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन को आप प्रभावित कर सकते हो तो आपकी जीवन सफल है, वो अपना लक्ष्य बनाओ। ये राजनीति बड़ी कैखड़ी वाली आदत होती है। अपने लक्ष्य पर अडग रहो, लोगों की सेवा करो, क्योंकि अंत में जब हम यहां से जाते हैं, ये दोबारा मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, आप कितने करोड़ों के मालिक हो, कितने बड़े उद्योगपति हो, कितने बार आप सांसद बने, कितने बार आप मंत्री बने, ये उस वाले दरबार में नहीं पूछा जाता। केवल एक चीज पूछा जाता है कि आप एक अच्छे इंसान बने या न बने। उस लक्ष्य के साथ आप अपना जीवन जियो। इस सत्र का आखिरी सवाल, 2047 में जब बच्चे 2020 से लेकर 2047 का एरा किताबों में पढ़ रहे होंगे तो किस तरह से उसको पढ़ना चाहेंगे या पढ़ाया जाएगा? क्रांति, परिवर्तन, भारत का भविष्य।